फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं भाई स्लोप एंड डिफ्लेक्शन लेक्चर नंबर 33 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो अपन तीन जो है मेथड्स हम देख चुके थे। पहला था हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड, सेकंड था हमारा मैकले मेथड, थर्ड था हमारा कौन सा मोमेंट एरिया मेथड MAM, और चौथा हमारा कंजुगेट बीम मेथड। तो मैं आपको कंजुगेट बीम मेथड के बारे में बताता हूँ। कंजुगेट बीम मेथड, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक कंजुगेट बीम क्या होती है। कंजुगेट बीम एक हमारी इमेजनरी बीम होती है, एक काल्पनिक बीम होती है। रियल बीम हमको कुछ भी दे दी, देखो क्या है, ये हमारी रियल बीम थी। आपसे कह रहा है इस बीम के एंड पर बता दो क्या है डिफ्लेक्शन और स्लोप क्या है। तो इस मेथड में क्या करते हैं, पहले हम एक कंजुगेट बीम बनाते हैं। और कंजुगेट बीम क्या होती है हमारी, वो इमेजनरी होती है। कैसे बनाते हो मैं आपको बताऊंगा। कंजुगेट बीम में रियल बीम की सहायता से ही बनती है। इसका जो एंड फिक्स्ड है वो कुछ चेंज हो जाता है, ये एंड कुछ चेंज हो जाता है, उसके ऊपर लोडिंग भी चेंज हो जाती है। तो मतलब इस बीम के अनुसार, इस बीम की जो हमारी रियल बीम है उसके अकॉर्डिंग कंजुगेट बीम बनती है एक हमारी इमेजनरी बीम। अब हम इसको भूल जाएंगे, हम किसको देखेंगे, केवल कंजुगेट बीम को। तो कंजुगेट बीम हमारी कैसे बनती है, वो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये समझिए हमारी कंजुगेट बीम बन चुकी है। तो उस कंजुगेट बीम में आपको बीम बनाने के बाद आप उसके ऊपर लोडिंग लगाओगे। लोडिंग क्या है, जैसे ये लग रही वैसे लगेगी कि नहीं, उसकी लोडिंग भी अलग हो जाएगी। जब बीम ही चेंज होगी तो उस पर लोडिंग भी अलग हो जाएगी, लेकिन इसी बीम के अकॉर्डिंग हम उस पर लोड को प्लेस करेंगे। और लोडिंग लगाने के बाद में वो जो बीम रहेगी हमारी कंजुगेट बीम, उसके प्रत्येक सेक्शन पर हम किसी भी सेक्शन पर क्या ज्ञात करेंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, कंजुगेट बीम बनाओगे। रियल बीम की कंजुगेट बीम बनाओ। कंजुगेट बीम हमारी बन चुकी है। अब क्या है, आपको रियल बीम के ए और बी दो पॉइंट है, ऐसे उसके पॉइंट होंगे ए और बी। आपको बी पॉइंट पर क्या चाहिए, स्लोप और डिफ्लेक्शन। तो आप क्या करोगे, आप ये जो कंजुगेट बीम बनाई है उसके बी पॉइंट पर क्या ज्ञात करोगे, शियर फोर्स। जो शियर फोर्स ज्ञात किया है वो क्या बताएगा, स्लोप को। किसकी स्लोप को, रियल बीम के बी पॉइंट पर स्लोप को बताएगा। और अगर आप इस पर बेंडिंग मोमेंट निकालोगे तो बेंडिंग मोमेंट किसको बताएगा, डिफ्लेक्शन को बताएगा। तो ये है इतना सा कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है कि आप पहले तो क्या बनाओगे, रियल बीम की कंजुगेट बीम, और उसके बाद में उस कंजुगेट बीम के जिस भी पॉइंट, आपको रियल बीम के जिस भी पॉइंट पर स्लोप चाहिए उस पॉइंट पर कंजुगेट बीम के क्या निकालोगे, शियर फोर्स। वो क्या बताएगा, रियल बीम की स्लोप को बताएगा। तो ये आप निकाल तो रहे हो शियर फोर्स, लेकिन किस में निकाल रहे हो आप, कंजुगेट बीम में। और वो बता क्या रहा है, वो रियल बीम की स्लोप बता रहा है। आप निकाल क्या रहे हो, बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पर कंजुगेट बीम में, लेकिन वो क्या बता रहा है, वो बेंडिंग मोमेंट नहीं बता रहा, वो क्या बता रहा है, वो डिफ्लेक्शन बता रहा है। किसका, रियल बीम का। तो आपको क्या याद करना है इसमें, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट किसके, कंजुगेट बीम के। इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कंजुगेट बीम कैसे कन्वर्ट होती है, कैसे चेंज होती है। तो 4 स्टेप है इसके हमारे। पहला स्टेप क्या होगा, ड्रॉ कंजुगेट बीम। कंजुगेट बीम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो हम लिखेंगे। दूसरा स्टेप, लोडिंग ऑन कंजुगेट बीम, अप्लाइंग लोडिंग ऑन कंजुगेट बीम, लोडिंग लगाएंगे, ठीक है। तीसरा स्टेप, हम शियर फोर्स ज्ञात करेंगे कंजुगेट बीम में। और चौथा पॉइंट, हम बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करेंगे। शियर फोर्स बताएगा स्लोप को, बेंडिंग मोमेंट डिफ्लेक्शन। इतने से स्टेप है, इन चारों को लिखते हैं हम, एक क्वेश्चन भी करते हैं उस पर। तो पहले एक लाइन लिख लेंगे, कंजुगेट बीम एक इमेजनरी बीम होती है। कंजुगेट बीम एक इमेजनरी बीम होती है जिसे रियल बीम की सहायता से ज्ञात किया जाता है, ठीक। तो इस मेथड में अपन किस तरह से ज्ञात करेंगे, इसको उतार लो, मैं इसको मिटाता हूं। इसमें अपन किस तरह से ज्ञात करेंगे स्लोप और डिफ्लेक्शन को। तो स्टेप फर्स्ट लिखते हैं अपन। स्टेप फर्स्ट है हमारा, ड्रॉ कंजुगेट बीम फ्रॉम रियल बीम। देखो भाई, मैं आपको बता दूं, इसमें जो मैं 4 स्टेप लिखवाऊंगा ना, बस इन पर ही आपको क्वेश्चन पूछेगा और कुछ नहीं है। बस इतना सा है, इतनी सी बात है। जिसने मेरी बात ध्यान से सुनना, जो ये मैं 4 स्टेप बता रहा हूँ ना, बस इस पर ही क्वेश्चन पूछेगा। ये हमारी रियल बीम में कैसे पूछेगा वो भी बताऊंगा आपको।
मतलब इस पर न्यूमेरिकल नहीं आएगा कंजुगेट बीम। अगर रियल बीम जो है हमारी, ये ए पॉइंट है, ये बी, ये रियल बीम है, इसकी मुझे क्या बनानी है, कंजुगेट बीम। तो ये कहता है कंजुगेट रियल बीम का जो हमारा फिक्स्ड एंड है वो कंजुगेट बीम का क्या बन जाता है, फ्री एंड, और जो फ्री है वो क्या बन जाता है, फिक्स। तो ये हमारी कंजुगेट, इस बीम की कंजुगेट बीम क्या है, ये तो रियल बीम है और ये क्या है, इसकी कंजुगेट बीम। तो ये पहले से स्टेप अपने दिए हुए हैं जो हमने लिखेंगे यहाँ पे। तो रियल बीम का जो फिक्स्ड एंड है वो कंजुगेट बीम का क्या होगा, फ्री एंड होगा, और जो इसका फ्री एंड है वो क्या होगा, इसका फिक्स्ड एंड। रियल बीम की अगर कोई हमारा क्या है, ये सपोर्ट है, एंड का सपोर्ट। देखो भाई सिंपली सपोर्टेड बीम में जो हमारे एंड के सपोर्ट है तो हमारे सिंपल सपोर्ट्स हैं, और अगर कोई बीच में है ना तो वो क्या है, वो कौन सा सपोर्ट है हमारा, ये हमारे एंड सपोर्ट, और ये हमारे इंटरनल सपोर्ट। ये इंटरनल मतलब बीच में है कोई, ठीक है ना। तो इसमें कोई सपोर्ट है, मान लो हमारा क्या है, हिंज सपोर्ट, हिंज्ड सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट किस में कन्वर्ट होगा, वो होगा हमारे रोलर सपोर्ट में। एक बात और ध्यान रहे, हिंज का हिंज भी हो सकता है, रोलर का रोलर भी हो सकता है, उल्टा मतलब अगर ये हिंज सपोर्ट है तो आप इसको रियल बीम का बनाना चाह रहे हो ना, तो आप इसको हिंज सपोर्ट बना सकते हो, और आप चाहो तो इसको रोलर सपोर्ट बना सकते हो, कुछ ही बना दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये लिखना है हिंज सपोर्ट रोलर सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई इंटरनल हिंज है, इंटरनल रोलर है, इंटरनल रोलर का मतलब क्या है, रोलर सपोर्ट है लेकिन वो कहीं बीच में लगा हुआ है, दो सपोर्ट के बीच में लगा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, इंटरनल रोलर। तो जो हमारा इंटरनल रोलर होता है ना वो कन्वर्ट होता है किसमें, इंटरनल हिंज में। इंटरनल हिंज क्या है, अब यही समझ नहीं आया, वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। देखो भाई ये हमारी बीम है, ये बीच में क्या है, हिंज लगा दिया। हिंज कैसे लगा दिया देखो हमारी एक स्ट्रेट बीम थी, मैंने इसको काट दिया, काट के दो टुकड़े कर दिए। इन दोनों टुकड़ों को मैंने क्या किया, इसमें मैंने छेद किया, इसमें मैंने छेद किया, इन दोनों छेद को इस तरह से रख दिया और इसमें एक पिन लगा दी। तो पहले एक मेंबर था, अब ये दो मेंबर हो गए, लेकिन ये एक मेंबर की तरह काम कर रहा है। लेकिन अब पहले वाले में इसमें क्या अंतर है, पहले वाले में ये यूं नहीं जा सकती थी, लेकिन इस वाले में नीचे जा सकती है। जा सकती है मतलब मोमेंट को रोक नहीं रही, रोटेट हो रही है ना, ये मोमेंट को नहीं रोक रही, मतलब मोमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ये जो बीच में अपन ने लगाया ना, ये क्या है, ये हमारा कहलाता है इंटरनल हिंज, जहां पर मोमेंट क्या होता है, जीरो। इसको बोलते हैं इंटरनल हिंज। तो अगर कहीं पर क्या है, अगर कहीं पर इंटरनल रोलर है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटरनल हिंज में, और इंटरनल हिंज है तो इंटरनल रोलर में। इतनी सी बात है। तो इसको अपन लिख देते हैं, अगर क्या है, इंटरनल हिंज है तो इंटरनल रोलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारी रियल बीम कैसी है, इनडिटर्मिनेट है, तो कंजुगेट बीम बनेगी अनस्टेबल। और अगर ये अनस्टेबल है, अगर ये अनस्टेबल है तो ये बनेगी इनडिटर्मिनेट। अगर ये डिटर्मिनेट एंड स्टेबल है तो ये बनेगी, ये भी डिटर्मिनेट और स्टेबल बनेगी। ये आपको बताता हूं। अगर ये बीम कैसी है, इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें हम रिएक्शंस को इजीली कैलकुलेट, मतलब विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं निकाल सकते, उसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट। जैसे कि हमारी फिक्स्ड बीम ये 3 डिग्री इनडिटरमिनेट है, ये रियल बीम थी, इसकी आप कंजुगेट बनाओगे तो क्या होगी, फ्री, फिक्स्ड एंड फ्री, ये भी फिक्स्ड एंड फ्री। तो ये कोई बीम है क्या, बिना सपोर्ट कोई बीम होती नहीं है। तो ये इनडिटरमिनेट थी तो ये क्या बनी है, अनस्टेबल। अगर ये बीम हमारी रियल होती, रियल बीम ऐसी होती है अनस्टेबल, तो ये क्या बनती है हमारी, फ्री को फिक्स बनाते, फ्री को फिक्स मतलब ये बन जाती है इनडिटरमिनेट। तो अपोजिट हो रहा है। लेकिन अगर हमारी रियल बीम क्या है, ये डिटर्मिनेट है, बिल्कुल है, और ये स्टेबल है, बिल्कुल है, तो इसकी कैसी बनती है कंजुगेट बीम, उल्टी बनती है ऐसे भाई, फिक्स को तो फ्री और फ्री को फिक्स। तो ये डिटर्मिनेट एंड स्टेबल, और ये भी डिटर्मिनेट और स्टेबल। तो ये सारे पॉइंट क्लियर है आपको। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि
रियल बीम का फिक्स्ड एंड कंजुगेट बीम के किस एंड में कन्वर्ट होता है, रोलर सपोर्ट में, फ्री में, इस तरह से पूछेगा आपको। तो आप ये उतार दो। स्टेप सेकंड देखते हैं, इसके बाद हम, मैं इसे मिटाता हूँ। सेकंड स्टेप क्या है, तो इसकी सहायता से हम क्या कर लेंगे, रियल बीम को कन्वर्ट कर देंगे कंजुगेट बीम के अंदर। इसकी सहायता से हम रियल बीम को कंजुगेट बीम में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम लोडिंग ऑन स्टेप 2, लोडिंग ऑन कंजुगेट बीम। कंजुगेट बीम पर लोडिंग कैसे करोगे आप, जो आपकी रियल बीम है ना उसका आपको बनाना पड़ेगा M/EI डायग्राम। क्या होता है M/EI डायग्राम, आपको पता है। तो जो रियल बीम का M/EI डायग्राम है वही आपका कंजुगेट बीम का क्या होगा, कंजुगेट बीम का वही डायग्राम आपका क्या होगा लोडिंग डायग्राम। तो ड्रॉ M/EI डायग्राम ऑफ रियल बीम। ये जो आपने M/EI, ये मान लीजिए ये है हमारी, तो इसका M/EI डायग्राम क्या होगा, WL/EI। ये हो गया M/EI डायग्राम, हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं मोमेंट एरिया मेथड में। यही क्या होगा, उसका लोडिंग डायग्राम होगा। अगर M/EI डायग्राम नेगेटिव है तो लोडिंग कैसे होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, और अगर ये पॉजिटिव है तो लोडिंग कैसे होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो अपन इसका लिखते हैं, लोडिंग ऑन कंजुगेट बीम किसके बराबर होगी, M/EI डायग्राम ऑफ रियल बीम। खत्म बात, बस ये ध्यान रखना है, M/EI डायग्राम क्या है, पॉजिटिव, तो लोडिंग कैसे होगी, डाउनवर्ड। नेगेटिव है तो लोडिंग। अगर आपको स्टेप समझ नहीं आती तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम देखते हैं स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड क्या है हमारी, कैलकुलेशन ऑफ स्लोप इन रियल बीम। स्लोप के लिए मैंने बताया आपको, जिस पॉइंट पर स्लोप चाहिए उस पॉइंट पर आप कंजुगेट बीम के उसी पॉइंट पर आपको क्या ज्ञात करना है, शियर फोर्स को। वो शियर फोर्स ही क्या बताएगा, स्लोप बताएगा। तो हम लिख देते हैं पहले यहां पे, रियल बीम के जिस पॉइंट पर स्लोप ज्ञात करनी है कंजुगेट बीम के उसी पॉइंट पर शियर फोर्स को ज्ञात किया जाता है। यह प्राप्त हुआ शियर फोर्स ही रियल बीम के उस पॉइंट पर स्लोप को बताता है। मतलब स्लोप ऑफ रियल बीम बराबर शियर फोर्स ऑफ कंजुगेट बीम एट दैट पॉइंट। खत्म बात। तो आपको स्लोप चाहिए रियल बीम की जिस पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर आप कंजुगेट बीम का शियर फोर्स निकाल लो। खत्म। तो ये हमारी स्टेप थर्ड थी। अब स्टेप फोर्थ लिखेंगे, आप इसको उतारो, मैं इसे मिटाता हूं। इसके बाद स्टेप फोर्थ लिखेंगे। स्टेप 4, मेरा काम तो इसी में चल जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ
डिफ्लेक्शन रियल बीम। रियल बीम के जिस पॉइंट पर क्या ज्ञात करना आपकी बार, डिफ्लेक्शन ज्ञात करना है, कंजुगेट बीम के उसी पॉइंट पर क्या ज्ञात करोगे आप, बेंडिंग मोमेंट को ज्ञात किया जाता है। यह प्राप्त हुआ बेंडिंग मोमेंट ही रियल बीम के उस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन को बताता है। तो क्या होगा, आपको इस बार क्या चाहिए, इस बार मुझे ज्ञात करना है डिफ्लेक्शन ऑफ रियल बीम किसके बराबर होगा, ये बेंडिंग मोमेंट ऑफ कंजुगेट बीम एट दैट पॉइंट। तो ये अपने चारों स्टेप हो गए भाई। फिर से आपको चारों स्टेप याद करवाता हूँ। करना क्या है अपन को, जो हमारी रियल बीम में उसके किसी पॉइंट पर आपको शियर फोर्स स्लोप और डिफ्लेक्शन चाहिए। जिस पॉइंट पर आपको स्लोप चाहिए उस पॉइंट पर आप क्या करोगे, कंजुगेट बीम। सबसे पहले तो आप कंजुगेट बीम बनाओगे, उसके बाद उस बीम पर लोडिंग करोगे। कंजुगेट बीम पर कंजुगेट बीम कैसे बनाओगे, वो टेबल थी फ्री है तो फिक्स हो जाएगा, फिक्स है तो फ्री हो जाएगा, इंटरनल रोलर इंटरनल हिंज हो जाएगा, इस तरह से आप देखोगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, लोडिंग लगाओगे। लोडिंग कैसे लगाओगे आप, जो उसका M/EI डायग्राम है वही इसका क्या होगा, लोडिंग डायग्राम होगा कंजुगेट बीम पर। लोड लग चुका है, कंजुगेट बीम बन गई नई इमेजिनरी बीम। अब क्या करोगे, जिस पॉइंट पर रियल बीम के आपको क्या चाहिए, मान लो बी पॉइंट पर चाहिए मुझे स्लोप, तो आप कंजुगेट बीम में जाकर के उसके बी पॉइंट पर शियर फोर्स निकालोगे। जो शियर फोर्स की जो भी वैल्यू आएगी वही क्या उसका स्लोप बताएगा। और आप जिस पॉइंट पर आपको डिफ्लेक्शन चाहिए, आप कंजुगेट बीम में उसी पॉइंट पर क्या ज्ञात करोगे, बेंडिंग मोमेंट को, वो क्या बताएगा, डिफ्लेक्शन को। तो आप इसको उतार दो, आप मैं इसे मिटाता हूँ, आप वो भी उतार लेंगे। देखो कि रियल बीम टू कंजुगेट बीम कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका मैं डायग्राम एक हल्का सा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए, आप इसको कहीं पर भी लिख लेना। देखो एक ही के अंदर सब कुछ दिखाता हूँ। भाई बच के रहना, मेरी तो तबीयत हो गई खराब, आप लोग भी थोड़ा सा सतर्क रहें। देखो ये हमारा फिक्स बीम, ये है इंटरनल हिंज, और ये कौन सा रोलर है, रोलर तो है लेकिन इंटरनल रोलर है। क्यों भाई, क्योंकि ये अंदर की तरफ है। ये हमारा क्या है, फ्री एंड है, और ये क्या है हमारा, ओनली सिंपल हिंज सपोर्ट। ये क्या थी, ये भैया रियल बीम है। और ये कौन सी हमारी, अब बनाना चाह रहे हैं हम इसकी कंजुगेट बीम। आज मैं चीज़ों को बार बार दोहरा नहीं सकता, थोड़ी सी तबीयत नासाज है, तो आप लोग एडजस्ट करें, एक बार में समझने की कोशिश करें। देखो भाई ये हमारा फ्री एंड है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, फिक्स्ड। किसने बताया था, उस टेबल ने। आप हिंज को रोलर बना दो, चाहे हिंज बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है भैया, ये इंटरनल रोलर है। क्यों, क्योंकि ये किसी सपोर्ट के बीच में है, तो ये बन जाएगा इंटरनल हिंज, और ये इंटरनल हिंज है, ये बन जाएगा इंटरनल रोलर। फिक्स था, ये फ्री बन जाएगा, कन्वर्ट हो गई। तो ये थी रियल बीम, ये कंजुगेट बीम बन गई। और देखो एक चीज़ और देख लो, वो मैं आपको बता चुका। ये क्या है हमारी, ये है रियल बीम। इसके आगे बना देता हूँ ना, देखो ये हमारी रियल बीम है। कैसी है ये, इनडिटरमिनेट। ये क्या बनी हमारी, ये कंजुगेट बन गई। ये कैसी है, अनस्टेबल। रियल बीम है ये दोनों कंजुगेट बीम है। ये देखो ये कैसी हमारी, डिटरमिनेट एंड स्टेबल। ये कैसी बनी है, डिटरमिनेट एंड स्टेबल, डी एंड एस डिटरमिनेट। इस तरह से आप लिख सकते हो अपने याद रखने के लिए, कि आपको वो पॉइंट नहीं पढ़ने पड़ेंगे पहले इस टाइप के। आप इस तरह समझ जाओगे भाई, फ्री एंड तो फिक्स फ्री हो जाता है, फ्री फिक्स हो जाता है। रोलर को आप हिंज को आप हिंज या रोलर कुछ भी बनाओ, इंटरनल रोलर इंटर हिंज इंटरनल। मिटाता हूँ मैं सब, एक क्वेश्चन करते हैं अपन। एक सेकेंड भाई,
अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम shown in figure at the end point by conjugate beam method। साफ साफ बोल दिया, कुछ यूज़ नहीं करोगे भैया, आप करोगे कंजुगेट बीम मेथड। एल लेंथ दी हुई है, ई आई क्या है, कांस्टेंट बोल दिया, ए पॉइंट बी पॉइंट। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट, कन्वर्ट रियल बीम इनटू कंजुगेट बीम। रियल और कंजुगेट में कन्वर्ट करता हूँ, ये तो फिक्स हो गया और ये फ्री होगा, लेकिन पॉइंट वही रहेंगे। ये ए था पहले, इसको ए ही बोलेंगे, इसको लेंथ क्या, लेंथ वही रहेगी हमारी। ई आई क्या है, कांस्टेंट रहेगा। अब क्या बच गया भाई, देखो लोड रह गया। अभी लोडिंग, अभी तो बीम बनी है, बीम के ऊपर लोडिंग लगानी है। क्या यहाँ पर लोड लगा दूँ डब्लू बी पॉइंट पर, नहीं, अब हमारी बीम ही चेंज हो गई, आपको इसकी लोडिंग अलग होगी। स्टेप सेकेंड, क्या करेंगे, लोडिंग ऑन कंजुगेट बीम। लोडिंग किसके बराबर होती है, ये होती है एम अपॉन ई आई डायग्राम ऑफ रियल बीम। इतना उतारो, बैठाता हूँ मैं से, बैठा रहा हूँ भाई मैं से। तो हमारी ये कन्वर्ट हो चुकी है कंजुगेट बीम में। लोड नहीं लगाया अभी हमने, बिना लोड लगाया तो हम शियर फोर्स ज्ञात कर नहीं सकते, ठीक है ना। मैं से मिटाता हूँ। तो पहले मतलब मुझे कुल मिला करके एम अपॉन ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, माइनस डब्ल्यू एल अपॉन ई आई, ये क्या है, एम अपॉन ई आई डायग्राम ऑफ रियल बीम। तो लोडिंग डायग्राम क्या होगा, ये नेगेटिव है तो मैंने लिखवाया था वहाँ पे। नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव का मतलब अपवर्ड लोडिंग, मतलब ये इस तरह से हमारी लोडिंग लगेगी यहाँ पे, लेकिन ये कैसी रहेगी, अपवर्ड लोडिंग। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारा डायग्राम कैसा होता बेंडिंग मोमेंट का, मान लो ऐसा होता हमारा प्लस एम, तो हम इसके ऊपर कैसी लोडिंग लगाते, तो हमारी लोडिंग होती ऐसी। क्लियर है बात। नेगेटिव है तो अपवर्ड लोडिंग और पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड लोडिंग, ठीक है। तो अब देखो भाई हमारी ये क्या है, लोडिंग ऑन कंजुगेट बीम। तो ये हमारा सीन बन चुका है कंप्लीट। अब हमारी ये कंजुगेट बीम विद लोड बन चुकी है, ए बी, और ये कितना है, ये जो पॉइंट है डब्ल्यू एल अपॉन में ई आई है। हमारा सब कुछ बन गया, कंजुगेट बीम बन गई, उस पर लोड भी लग गया। अब हम क्या करेंगे, हमें बी पॉइंट पर चाहिए था स्लोप और डिफ्लेक्शन, तो हम इस बीम के बी पॉइंट पर शियर फोर्स निकालेंगे और क्या निकालेंगे हम, बेंडिंग मोमेंट। तो शियर फोर्स तो बताएगा हमारे किस चीज़ को, स्लोप को, और बेंडिंग मोमेंट बताएगा डिफ्लेक्शन को। तो सिंपल सा मेथड है बिल्कुल। मैं इसको मिटाता हूं। लिखते हैं हम स्टेप थर्ड, स्लोप एट पॉइंट बी ऑफ रियल बीम। कैसे निकालोगे, थीटा बी बराबर शियर फोर्स एट पॉइंट बी ऑफ कंजुगेट बीम, ठीक। तो आप शियर फोर्स क्या होता है हमारा, मैं यहां बनाता हूं एक बार।
देखो ये सेक्शन है, सेक्शन से किसी सेक्शन पर शियर फोर्स क्या होता है, इसके एक तरफ क्या है, टोटल लोड का योग। तो टोटल लोड क्या है, एक तरफ ट्राइंगल का लोड क्या होगा, टोटल लोड, इसका एरिया हो जाएगा, एरिया 1/2, आधार, आधार कितना है एल, ऊंचाई कितनी है ये WL अपॉन में EI। ये आया भाई मेरा लोड। तो ये तो लोड हो गया मेरा टोटल। और कैसे लग रहा है ये सेक्शन किधर, अपवर्ड, अपवर्ड मतलब पॉजिटिव। तो मैं इसको लिख देता हूँ शेयर फोर्स, शेयर फोर्स में डायरेक्टली लिख रहा हूँ। आया कैसे वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, हम पढ़ चुके हैं SFD BMD। शेयर फोर्स निकालना था उस पॉइंट पर, तो मैं टोटल लोड लिख दूंगा 1/2 आधार इंटू में WL अपॉन EI। यही तो होता है ट्रायंगुलर का शेयर फोर्स। टोटल लोड कैसे निकालते हो, ऐसे। और क्या रहेगा ये पॉजिटिव, बराबर WL² अपॉन में 2EI। तो आप मुझे इतना सा बताइए, क्या ये वैल्यू उतनी नहीं है क्या जितनी हमने पहले पढ़ी थी मोमेंट एरिया मेथड में, उतनी है, वैसे निकला हमारा सेम। बात क्लियर है क्या नहीं। स्टेप 4 देखो क्या करना है अब हमको। इसका CG कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ से L/3 पर। इस एंड से कितनी दूरी पर होगा, 2L/3 पर। आपको मोमेंट निकालना है। तो मोमेंट कैसे निकालोगे आप, मोमेंट क्या होता है हमारा, किसी पॉइंट के सापेक्ष आपको मोमेंट निकालना है हमारा। किस पॉइंट के सापेक्ष निकालोगे, ये B के रेस्पेक्ट में निकालोगे मोमेंट, WL अपॉन में EI। तो देखो भाई स्टेप 4 क्या है हमारा, स्टेप 4 है डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B ऑफ रियल बीम। किसके बराबर होगा ये, डिफ्लेक्शन होगा हमारा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B ऑफ कंजुगेट बीम। तो डेल्टा B बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लोड कितना है भाई, इसका एरिया लोड के बराबर है, मतलब W² अपॉन 2EI। भाई बेंडिंग मोमेंट क्या है, इस सेक्शन B पर निकालना है। तो देखो टोटल ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ क्या होता है हमारा बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव, सेक्शन से इधर और इधर ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव। लोड कितना है, इतना, डिस्टेंस कितनी हो गई 2L/3। तो कितना हो गया हमारा WL3, 2 से 2 कैंसिल, अपॉन 3EI। तो हमने डेल्टा B बराबर WL3 अपॉन में 3EI। क्या ये वही वैल्यू नहीं है क्या जो हमने पहले याद करी थी। तो इस तरह से निकालते हम। तो देखो भाई आपको चाहिए था रियल बीम के B पॉइंट पर क्या, स्लोप। तो आपने क्या किया, स्लोप चाहिए थे B पॉइंट पर, आपने शियर फोर्स निकाला कंजुगेट बीम के B पॉइंट पर। तो वो शियर फोर्स ही क्या बता रहा है, स्लोप को बता रहा है। आपको डिफ्लेक्शन चाहिए था, तो आपने उसी पॉइंट पर B पॉइंट पर ही आपने B पॉइंट पर ही आपको ये चाहिए था, B पॉइंट पर ही आपने बेंडिंग मोमेंट निकाला। तो बेंडिंग मोमेंट जब आपने निकाला तो वैल्यू आई इतनी, वो बेंडिंग मोमेंट ही क्या बताएगा आपको, डिफ्लेक्शन को। तो बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एंड शियर फोर्स इज इक्वल टू स्लोप। तो ये हमारा सिंपल सा मेथड था कंजुगेट बीम मेथड। इस मेथड का यूज भी बस वही है जो हमारे मोमेंट एरिया मेथड का था, कि जो हमारे नॉन प्रिज्मेटिक बीम होती हैं वहाँ पर ये वाला हमारा बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि वहाँ पर अदर मेथड क्या है बहुत कम्बरसम जटिल हो जाते हैं। ये दोनों मेथड क्या है, सूटेबल होते हैं, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ आपके क्वेश्चन क्या पूछेगा। ऐसे कुछ नहीं कि पूरा न्यूमेरिकल करना है, ये मैंने करवाया केवल आपको समझाने के लिए कि वो चारों स्टेप आपको समझ में आए। चारों स्टेप है, बस वही आपके क्वेश्चन है। आपसे बोलेगा कंजुगेट बीम मेथड में स्लोप किसके बराबर होती है बीम की, स्लोप किसके बराबर होगी। 4 ऑप्शन क्या मिलेंगे आपको, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। एरिया के बराबर, M/EI डायग्राम के एरिया के बराबर होती है, M/EI डायग्राम के मोमेंट के बराबर होती है, आपके शियर फोर्स के बराबर होती है, या फिर बेंडिंग मोमेंट के किसके बराबर होती है, शियर फोर्स। 4 चीज़ पड़ी है। देखो भाई एरिया और मोमेंट ये तो थे हमारे मोमेंट एरिया मेथड में, एरिया बताता था स्लोप को, मोमेंट बताता था हमारे डिफ्लेक्शन को, और यहाँ पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स स्लोप को और बेंडिंग मोमेंट। तो एक तो क्वेश्चन ये, और कन्वर्ट कैसे होता है वो पूछेगा, लोडिंग डायग्राम के बारे में पूछेगा। तो चारों पॉइंट पर 4 क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको लिखवा दिए। ठीक है भाई, आप ये उतारो, इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे चारों मेथड मैंने बता दी। अब हम जाएंगे शॉर्ट कीज में, कि अब आपको जो वैल्यूज़ ध्यान रखनी है मैं उन वैल्यूज़ को लिखवाता हूँ आपको 1 बाय 1। तो हम सभी के डिफरेंट केसेस के क्या देखते हैं, डिफरेंट केसेस के हम देखते हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन, जिनसे जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं ना ऑब्जेक्टिव में, हम केवल वही पॉइंट लिखेंगे। सभी के मैं आपको एक टेबल में बना दूंगा, जैसे मैंने आपको स्लोप और शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की बनाई थी ना टेबल, ऐसे ही बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले और भी कई प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उन सभी को मैं आपको उतारता हूँ 1 बाय 1।
तो अपन लिखते हैं, इसके अंदर हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट क्या, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ आइडियल केसेस। सबसे पहला कैंटिलीवर विद पॉइंट लोड एट एंड, पढ़ चुके हैं अपन, W लग रहा है, L लेंथ है इसकी। देखो भाई ये A पॉइंट और ये हमारा B पॉइंट है, तो स्लोप एट B क्या होती है। अब मैं आपको ये चीज़ नहीं बताऊंगा कि ये कैसे आया, अपन देख चुके हैं दो का। अब मैं जो भी केसेस लिखूंगा मैं डायरेक्टली थीटा बी और डेल्टा बी लिखूंगा। कैसे आते हैं, इसी प्रकार आते हैं जो मैंने दोनों मेथड बताए थे। और जो हमारा डिफ्लेक्शन होता है वो क्या होगा फ्री एंड पर, WL³/3EI। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। अब आपको डायरेक्टली ये वैल्यूज़ याद रखनी है, बस यही क्वेश्चन पूछता है आपसे वैल्यूज़ का। स्टैंडर्ड केस लिखवा रहा हूँ आपको। तो डेल्टा बी को आपको ये दो वैल्यूज़ याद हो गई, 2EI³/3EI। ये कैपिटल W है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ WL²/3EI इंटू में L इंटू में 2/2। 2 से मैंने ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है भाई L³ था, उससे मैंने एक L को अलग कर दिया, पहली बात। दूसरी बात मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, कट गया, ये बात एक ही है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ डेल्टा बी और थीटा बी के बीच में, केवल इसलिए, इतना सा मेरा स्वार्थ है। तो देखो स्वार्थ को सिद्ध करता हूँ मैं। तो आपको इसमें दिख रहा है, देखो WL²/EI, WL²/EI ये तो आ गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या आ गई, दूसरी चीज़ अपॉन में आ गई है नीचे की, यार ये तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। देखो भाई केवल इस टर्म को देखो, WL²/2 और EI। ऊपर वाले तो देखो ये दोनों अलग कर दिए मैंने, WL²/2 WL²/2EI हो गया ये। तो मतलब इस वैल्यू को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा बी लिख सकता हूँ। ऊपर क्या बच गया, ऊपर जो मेरा बच गया वो बच गया 2L 2 इंटू L/3, 2L/3 नीचे बच गया, इंटू में WL²/2EI। रीअरेंज कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। और हम जानते हैं ये जो है ये क्या है, थीटा बी है। तो डेल्टा बी बराबर 2/3L इंटू में स्लोप एट एंड। तो ये हो गया मेरा। तो आपसे पूछे कि डिफ्लेक्शन किसके बराबर होगा, स्लोप दे रखी है और आपको डिफ्लेक्शन पूछ रहा है। आपको भाई एक तो क्वेश्चन क्या आपको डायरेक्टली ऑप्शन में दे दिया, इन चारों में से कौन सी होगी डिफ्लेक्शन स्लोप, WL²/2EI, WL³/2EI, WL³/3EI, WL²/3EI, ऐसे पूछेगा। दूसरा आपको W दे रखा, L दे रखा, E दे रखा, I दे रखा, फिर पूछ रहे हैं इनकी वैल्यू, तो आप न्यूमेरिकली कैलकुलेट करोगे। ठीक है, एक आपको क्या है, ये चीज़ नहीं दे रखी चारों, आपको डायरेक्टली स्लोप की वैल्यू दे रखी है और लेंथ की वैल्यू दे रखी है कि स्लोप ये है, लेंथ ये है। अब बताओ आप कि डिफ्लेक्शन क्या होगा। तो हमें पता है भाई डिफ्लेक्शन बराबर 2/3L इंटू में स्लोप होता है। कैसे आए मैंने आपको बता दिया। तो आप क्या करोगे, स्लोप रख दो यहाँ पे डायरेक्टली। स्लोप दे रखी थी 5 रेडियन, लेंथ दे रखी थी 5 मीटर, 2/3 कर दोगे, आंसर आ गया मेरा। इस तरह से अपन निकालते हैं। तो ये रिलेशनशिप आप अपने आप डेवलप कर सकते हो। इट्स नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल, अपने आप खुद बना सकते हो आप। ये तो केवल समझाने के लिए था। तो कि हर एक डिफ्लेक्शन में आपको स्लोप घुसी हुई मिलेगी, आप वहाँ बैठ करके भी बना सकते हो। इसको रटने की कोशिश ना करें, क्योंकि भैया ये एक केस नहीं है, 2 केस नहीं है, 20 केस हैं। आप कितने रट लोगे, और जो रट सकता है वो तो रट ले, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरी सलाह ये है, इस तरह की चीज़ों को पूरे सिविल इंजीनियरिंग में आप थोड़ा सा वहीं पर सोचें, आप यहाँ पर प्रैक्टिस करें। आपका रिवीजन इतना होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप उसको तुरंत निकाल पा रहे हो। और वहाँ पर बैठ करके आपको 20 सेकंड लग गए, 30 सेकंड लग गए, लेकिन आपका आंसर तो सही है। अब वहाँ पर आप रट गए, अब वहाँ बैठ के मुझको याद आ रहा है क्या कि यार 3/2L था या 2/3 था, नहीं 3/4 था, अरे नहीं 2/3 था, क्या था। अब आप कन्फ्यूज हो गए। ठीक है, तो वो चीज़ गलत है ना। कन्फ्यूजन में भी आपने 40 सेकंड बर्बाद कर दिए। आपको पता था कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आपने डायरेक्टली वहाँ पर क्या, भाई ये तो मेरा ये होता था, ये मेरा स्लोप होता था, स्लोप को मैं ऐसे पुट करता हूँ। तो आपको 30 सेकंड लगे, लेकिन आपका आंसर जो है बिल्कुल सही आएगा, आप माइनस में नहीं जाओगे।
आप क्वेश्चन को छोड़ दो, 0 आ जाए मार्क्स, दैट्स बेटर देन नेगेटिव मार्किंग। ओके, तो माइनस से बेटर है आपके 0 नंबर आ जाए, हालांकि आपके तो नेगेटिव मार्किंग है भी नहीं। तो मेरा कहना केवल इतना सा है कि आप केवल कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें, आपको लिटरली एक सिंगल क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन का मतलब किसी भी बुक को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन हमारी जो खुद की बुक है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो। ये नहीं कि आप तो बस अब हवाबाजी में आ गए कि नहीं अब तो किसी को करने की जरूरत नहीं, अपन पढ़ लेंगे। अरे भैया, कॉन्सेप्ट्स अच्छे का मतलब है ये जो सारी चीज़ पढ़ा रहे हैं हम, मैं और सब दोनों पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ों आपके टिप्स पे होनी चाहिए बिल्कुल। फिर आप देखो न्यूमेरिकल में आपको कैसा भी दे दूँ, आप अपना बता सकते हो कॉन्सेप्ट्स के आधार पे, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये पहला हो गया केस, मिटाता हूँ मैं इसे, सेकंड केस लिखता हूँ, आप इसे उतार देंगे। अब देखो भाई दूसरा केस क्या लूँ, ठीक है, सेकंड केस कैंटिलीवर बॉन्ड प्रोडक्ट। अब भैया आप थोड़ा सा चेंज हो गया मामला, जो पॉइंट लोड लग रहा है ना वो लग गया सेंटर पर, लेकिन आपसे डिफ्लेक्शन कहाँ पूछ रहा है, एंड पर पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया। अरे कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं हुआ, देखो भैया मैं आपको इसकी डिफ्लेक्टेड शेप बताता हूँ कैसी बनेगी। यहाँ लोड लग रहा है, ठीक, इससे आगे कोई लोड लग नहीं रहा, मतलब इस पोर्शन पे L/2 पर इस लोड का कोई इफेक्ट नहीं है, इसकी शेप में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। ये जो मेरी बीम इससे आगे की है ना, ये एज इट इज़, देखो इस पॉइंट से आगे की जो बीम है एज इट इज़ यूँ नीचे जाएगी। मतलब आपको ये मार्कर मुड़ा हुआ दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये फिक्स्ड है और आधी दिखा रहा हूँ, ये आधे पर लोड लगा हुआ है, तो इसकी शेप कैसी बनेगी, ये मुड़ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये सीधा नहीं आएगा। सीधा तो तब आता जब यहाँ पर, सीधा कब आएगा ये, यहाँ से बिल्कुल सीधा कब आएगा, जब यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बन जाएगा। एंगल का मतलब स्लोप, जबकि आपको पता है फिक्स्ड एंड पर स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होता है, 0। तो इसकी डिफ्लेक्टेड शेप कैसी बनेगी, देखो यहाँ पर स्लोप 0 और यहाँ तक, तो सेकेंड थोड़ा बड़ा बनाते हैं, यहाँ तक तो हमारी रहेगी ऐसी, लेकिन आधी बीम जो है वो एज इट इज हमारी स्ट्रेट रहेगी। ये तो कैसी बनेगी हमारी, डिफ्लेक्टेड कर्व्ड, और ये कैसी रहेगी हमारी, स्ट्रेट। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आने वाला है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखो ये स्ट्रेट है, अब आपको ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा डब्ल्यू लग रहा है, यहाँ पर स्लोप डिफ्लेक्शन क्या है, थीटा ए डेल्टा ए बराबर 0 बराबर 0। इस वाले पॉइंट पर ए बी सी दे दो, सी पॉइंट था, तो सी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, ये होगा डेल्टा सी, ये डिफ्लेक्शन हो गया। बी पर क्या होगा, बी पर होगा ये वाला डिफ्लेक्शन यहाँ से यहाँ तक, ये सी पर डिफ्लेक्शन है और ये बी पर डिफ्लेक्शन है। स्लोप इस वाले एंड सी पॉइंट पर क्या है, स्लोप यही तो होगी स्लोप, जो इसकी स्लोप है ये, और यही स्लोप क्या है इसकी, है थीटा सी, और यहीं यहाँ पर भी स्लोप क्या है हमारी, अगर आप मैं इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूँ ऐसे, तो ये भी क्या है, थीटा बी बराबर थीटा सी। तो स्लोप आपको दिख रही है, यहाँ पर भी कितनी है, थीटा सी, यहाँ पर थीटा बी, भाई स्लोप तो सेम ही रहेगी, देखो ना आप, यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट है पूरे पे, तो कांस्टेंट हो गई है। तो हमारी जो स्लोप है वो थीटा बी बराबर क्या हो गई मेरी, थीटा सी हो गई। दोनों स्लोप क्या है मेरी, बराबर हैं, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मतलब मेरे को इस वाले, अब डेल्टा सी तो मैं जानता हूँ, डेल्टा सी तो मेरे को मालूम है भाई, डेल्टा सी मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही तो देखा था, डेल्टा सी तो भैया मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही देखा था। ये L/2 है, L/2 कि अगर मैं इसको, ये फिक्स्ड एंड है ये अगर मैं इसको फ्री एंड मानूं, फ्री एंड, तो यहाँ पर स्लोप डिफ्लेक्शन क्या होता है मेरा, WL²/2EI, WL³/3EI। तो मेरा डिफ्लेक्शन क्या होगा यहाँ पर, डेल्टा सी, ये डिफ्लेक्शन क्या होगा मेरा, W, तो यार तो ये मेरा जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, डेल्टा सी बराबर, ये मेरा होगा डेल्टा सी बराबर W
एल क्यूब, और एल क्या है यहाँ पे, L/2 है, अपॉन में 3EI। तो W, भाई एल की जगह L/2 क्यों कर दिया, कि पहले तो लेंथ पॉइंट लोड यहाँ पर लग रहा था, अब मैं इसको मान रहा हूँ फ्री एंड, तो W इंटू में लेंथ क्या है L/2, W L क्यूब 2 का क्यूब 8 दिया 24EI। तो मेरा ये तो आ गया, मेरा क्या आ गया, डेल्टा C आ गया, डेल्टा C बराबर ये हो गया डेल्टा C। अब मुझको क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। अगर मेरे को ये डिस्टेंस पता चल गई ना, तो मेरा क्या आ जाएगा, डेल्टा B आ जाएगा। इस डिस्टेंस को मैं क्या मान लूँ, x मान लूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं x मान लेता हूँ। तो डेल्टा B क्या हो जाएगा मेरा, डेल्टा C प्लस में x। अब ये मैं x कैसे निकालूँ, इसको ब्लैक से चलने दो। तो मेरा डेल्टा B क्या हो जाएगा, डेल्टा C प्लस में x। बात आती है मेरे x को निकालने। स्लोप क्या होगी, यहाँ पर स्लोप थीटा सी कितना होगा, थीटा सी तो भाई वैसे ही निकलेगा जैसे मेरा क्या निकलता था पिछला वाला क्वेश्चन जो मैंने किया था, थीटा सी बराबर W/L², L कितना, L/2 अपॉन में 2EI बराबर कितना हो गया, WL², 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8EI। तो ये भी कितना हो गया मेरा, 8EI। आप भाई इसको पूरे को लिखना, सुनते जाना, हो सकता है आपको दिखे नहीं है। तो थीटा सी की वैल्यू कितनी होगी, WL² अपॉन में 2EI, L क्या हो जाएगा L/2, L/2 का मतलब 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, तो WL² अपॉन में 8EI। और थीटा बी की वैल्यू भी क्या होगी हमारी, यही होगी, यही का मतलब WL² अपॉन में ये थीटा सी के बराबर है, तो WL² अपॉन में 8EI। कुल मिला के बात भैया इतनी सी है कि मेरा जो डेल्टा सी है, इस पॉइंट पर सेंटर पर मेरे को डिफ्लेक्शन पता चल गया, इतना है। सेंटर पर मेरे को स्लोप पता है, तो एंड पर स्लोप भी वही रहेगी सेम, ठीक है। बस मेरा एंड पर डिफ्लेक्शन नहीं पता चला, एंड पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, डेल्टा सी अपॉन में x के बराबर। अब मैं केवल इस पोर्शन को बना रहा हूं, देखो इस पोर्शन को, ठीक है ना, पोर्शन इस वाले को बता रहा हूं मैं, ये देखो, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये है मेरा ये पॉइंट, ये मेरा थीटा है, थीटा सी बराबर कितना है, WL² अपॉन में 8EI। अब मुझको ये चाहिए, ये डिस्टेंस क्या है मेरी, x, ठीक है ना। यहाँ से मैं इसको क्या लिख दूँ, ये वाला पोर्शन बनाया मैंने, मैं इसको C' लिख देता हूँ, C' और ये B', C' है और ये B'। तो मैं ये वाला पोर्शन चाह रहा हूँ, इसको कुछ और ही नाम देते हैं क्या, क्या नाम दूँ इसको मैं, ये C', B' तो नीचे वाला पॉइंट होगा, ये हो गया मेरा B', और इसको देते हैं C', B', O दे देते हैं नाम। तो ये हो गया मेरा C', O और B'। ये दूरी कितनी है, L/2। मेरे को x चाहिए, मैं जानता हूँ कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसको चाप मान सकते हैं कि नहीं, बहुत छोटा है ये चाप, तो हालांकि कैसी होती है, कर्व होती है, लेकिन अगर मैं छोटी लेंथ पे देखूँ तो ये मेरे को स्ट्रेट ही तो दिखेगा, तो ये छोटा सा ही है, ये छोटा सा ही है, ये बस इसको जूम कर दिया मैंने, तो ये स्ट्रेट है, तो ये तो होगी मेरी चाप, ये तो होगी मेरी चाप, और ये हो गई त्रिज्या, ये हो गया कोण। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाप चाहिए, चाप, तो कोण क्या है मेरा, थीटा सी, चाप क्या है x, त्रिज्या क्या है L/2, त्रिज्या ही तो हो गई। तो यहां से मेरा x क्या आ जाएगा, x बराबर थीटा इंटू में L/2। तो मैं क्या करूं इस वाले के अंदर, x मेरा आ गया, और थीटा क्या है मेरा, थीटा सी है, थीटा सी है, तो यहां से मेरा x आ जाता है, क्या आ जाता है, x बराबर, आपको यहां पर इसको थोड़ा सा मैं इस वाले डायग्राम की जो चीज़ है ना वो मैं आगे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इस डायग्राम के नीचे आप लिखेंगे तो आपको मालूम है क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण क्या है यहाँ पे, थीटा सी, चाप क्या है हमारी x, त्रिज्या क्या है हमारी L/2। तो यहाँ से x बराबर थीटा सी इंटू में L/2। थीटा सी क्या है भाई, थीटा सी है मेरा WL² अपॉन में 8EI इंटू में L/2, WL³ अपॉन में 16EI। तो x की वैल्यू आ गई मेरी 16
एक्स बराबर डब्ल्यू एल क्यू अपॉन में 16 ई आई। सिंस डेल्टा बी बराबर डेल्टा सी प्लस में एक्स, इसलिए डेल्टा बी की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा बी आप जानते हो डेल्टा सी प्लस एक्स होता है, तो डेल्टा सी क्या है, सी पॉइंट पर क्या है हमारा, सी पॉइंट पर जो है हमारा वो है डब्ल्यू एल क्यू अपॉन में 24 ई आई प्लस में एक्स की वैल्यू डब्ल्यू एल क्यू अपॉन में 16 ई आई। इन दोनों को जोड़ दोगे तो आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना ले लिया अपन इसका 48 ई आई, आपने एलसीएम ले लिया 24 दो डब्ल्यू एल क्यू प्लस में 16 48 3 कितना आ गया 5 डब्ल्यू एल क्यू अपॉन में 48 ई आई। तो जो मेरा डिफ्लेक्शन आया है 5/48, तो भैया देखो जिसने जो भी कुछ पढ़ रखा था ना और जो भी कुछ रट रखा था, प्लीज़ उस चीज़ को भूल जाएं, अदरवाइज आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने आपको सिंपलेस्ट वे बताया, अभी आपको हार्ड लग रहा होगा एक पल के लिए, देखो सिंपल है बिल्कुल, क्या है तसल्ली से समझना, और यही चीज़ आपको अपनानी है। वो जो रटते आए हो ना L - L1, वो गलत हो जाएगा आपका, एक टाइम पे आपका वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, वहाँ पर जो लेंथ है ना L1 आप भूल जाओगे कि ये वाली लेंथ थी रिमेनिंग या फिर ये वाली थी। बात क्लियर है क्या नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आप किस तरह से याद करोगे। आपको इस वाले पॉइंट पर चाहिए मुझे बी पर क्या होगा डिफ्लेक्शन, ये होगा टोटल। अब आपको दिख रहा है इस पर जो टोटल डिफ्लेक्शन है ये बी किसके बराबर होगा भाई, ये वाला डिफ्लेक्शन। भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकालोगे आप, ये दूरी प्लस में ये दूरी किसके बराबर है, सी पर डिफ्लेक्शन, मतलब डिफ्लेक्शन एट सी। ये तो आपको पता ही है कैसे निकालोगे आप, पॉइंट लोड के कारण क्या होता है डब्ल्यू एल क्यू अपॉन में 3 ई आई। एल क्या है यहाँ पर, एल की जगह L/2 हो गया, इसलिए डब्ल्यू इंटू में L/2 का क्यू अपॉन में 3 आई, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन में 24 ई आई। और ये वाली दूरी कैसे निकालोगे, ये निकालोगे आप कोण बराबर 4/3 से। मतलब आपको क्या निकालना है इसके लिए, जो आपकी स्लोप है उस स्लोप को किससे गुणा करना है, लेंथ से गुणा करना है, बस इतना सा करना है। तो आप कैसे, अब आपको शॉर्ट में कैसे ध्यान रखना है, ये आपको कैसे ध्यान रखना है शॉर्ट में, ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उस वाले पॉइंट पर क्या होगा डिफ्लेक्शन एट सी प्लस में स्लोप एट सी इंटू में लेंथ। ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कैसे निकालोगे आप डेल्टा बी को, कि आपको डिफ्लेक्शन निकालना है इस पॉइंट पर, और जो इस पॉइंट पर जो स्लोप है उस स्लोप को इस लेंथ से आप गुणा कर दोगे, बस। कैसे आएगा वो ये डिटेल है, याद क्या रखना है आपको, ये चीज़ याद रखनी है कि बी पॉइंट पर मेरे को, बी पॉइंट पर स्लोप तो क्या रहेगी, उसी के बराबर होगी, स्लोप तो वही रहेगी हमारी सेम, ठीक है। लेकिन बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन कैसे याद करोगे आप, कि सी पर जो डिफ्लेक्शन था वो प्लस में स्लोप इंटू में सी पर जो स्लोप थी वो भी पता है आपको, ठीक है, इंटू में क्या कर दोगे लेंथ। कौन सी लेंथ आएगी, ये वाली लेंथ आ जाएगी। बात क्लियर है क्या नहीं, ये लेंथ ऑफ बी सी लिख देता हूँ इसको, लेंथ ऑफ बी सी, जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है उसकी लेंथ है। इस तरह से अपन याद करेंगे। तो अब अपन को इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है बार बार कि कोण बराबर 4/3 ये होता है वो होता है। अब आप डायरेक्टली क्या करोगे, देखो ऐसे करोगे आप डायरेक्टली, अब कि डेल्टा बी निकालना है ना मेरे को, तो डेल्टा बी किसके बराबर होता है, सी पर डिफ्लेक्शन प्लस में यहाँ से यहाँ तक की दूरी इंटू में सी पर जो स्लोप थी ना वो उसको किससे गुणा कर दूंगा, इस दूरी से गुणा कर दूंगा, एल बी सी से। हटा, मेरा आ गया आंसर। इस तरह से निकालना है आपको। तो ये टर्म आपको ध्यान रखनी है। ये क्यों करते हैं ऐसा, वो डिटेल मैंने आपको बता दी, ऐसे करते हैं इसलिए करते हैं। तो ये डिटेल थी समझने के लिए, आंसर आपका वो आएगा। आपसे रेशो पूछे तो आप रेशो बता सकते हो कि यहाँ पर सेंटर पर डिफ्लेक्शन कितना है, डब्ल्यू एल के ऊपर 24 ई आई, और जो हमारा एंड है, एंड पर डिफ्लेक्शन कितना है 5/48 डब्ल्यू एल के ऊपर में ई आई। इन दोनों का रेशो बता सकते हो। कुछ भी पूछे आपसे आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो आप, एंड पर डिफ्लेक्शन सेंटर का कितना हो जाएगा, एंड पर है मेरा 5/48 और यहाँ पर है मेरा 1/24, तो 24 दूँ 5/2.5 गुना है डिफ्लेक्शन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप, क्योंकि डब्ल्यू एल क्यूब तो कट ही जाएगा। इसको उतारो भाई, इसको उतारो, मैं इसे मिटाता हूँ। अब देखो एक केस मैं आपको लिख देता हूँ और उसका आंसर आप अपने आप निकालेंगे। दो केस हो गए ना, तीसरा केस करते हैं अपन। कैंटिलीवर विद
यूडीएल करते हैं विद यूडीएल ओवर होल स्पान। कौन सा केस हो गया? स्मॉल डब्ल्यू भाई, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, एल लेंथ है। क्या होगा? स्लोप होता है और डिफ्लेक्शन होता है हमारा स्मॉल डब्ल्यू चल रहा है ये, ठीक। आपको 10 बार बता चुका हूँ, आपको इस बीम पर टोटल लोड अगर चाहिए कैपिटल डब्ल्यू तो क्या होगा? स्मॉल डब्ल्यू इंटू में एल, टोटल लेंथ के बराबर होगा, यही तो होगा, ठीक। मतलब स्मॉल डब्ल्यू एल को अपन क्या लिख सकते हैं? तो अगर आपको वो टोटल, आप ये देख लेंगे कि वो उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, आपको यूं कह रहा है कि यूडीएल लगा हुआ है ऑफ टोटल लोड इतने डब्ल्यू किलो न्यूटन, या फिर यूडीएल विद डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। फॉर्मूला एक ही ध्यान रखना है बस, दो दो नहीं रटने हैं आपको, वहीं पर बैठकर कन्वर्ट करना है। अगर आपको उसने बोल दिया कि डब्ल्यू किलो न्यूटन लोड लग रहा है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पूरी लेंथ पर डब्ल्यू किलो न्यूटन यूडीएल लग रहा है, ऐसे बोल दिया, इसका मतलब वो कैपिटल डब्ल्यू की बात कर रहा है। तो आप इसको कैसे चेंज करोगे? अपन जानते हैं स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल इंटू में एल स्क्वायर बाय 6EI लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों किया? क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? कैपिटल डब्ल्यू। खत्म बात। तो आप चाहे इसका इस तरह से ज्ञात करो, चाहे इस तरह से ज्ञात करो, एक ही बात है। और ये बराबर, इसको कैसे करेंगे? स्मॉल डब्ल्यू एल एक तरफ, एल क्यूब एक तरफ, 8EI बराबर क्या हो गया? कैपिटल डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन में। तो आप कैसे निकालो? टोटल लोड की टर्म में तो ये होगा और पर किलोमीटर पर मीटर की टर्म में ये होगा। तो मैं इसको दोनों अलग अलग लिख देता हूँ। ये आपको एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है ऐसे, और थीटा बी बराबर कैपिटल डब्ल्यू एल क्यू अपॉन एल स्क्वायर अपॉन में 6EI। ये कौन सा है? इन टर्म्स ऑफ टोटल लोड, मतलब किलो न्यूटन। और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा बी बराबर ठीक है, दोनों इन टर्म्स ऑफ ये। तो ये कॉमन सेंस की चीज़ थी, ये बार बार हर एक के 10 फॉर्मूले नहीं लिखेंगे अपन। डब्ल्यू के अपन 6EI लिख दिया, फिर इसका अपन ने कैपिटल डब्ल्यू लिख दिया, अलग अलग फॉर्मूले नहीं, एक ही चीज़ है वो। हम जानते हैं कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू में एल होता है, हम ये जानते हैं पहले से ही, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। दूसरी बात, आप कैसे याद हो, भूल कैसे, आप गलती नहीं कर पाओगे। आप बस ये देख लो किलो न्यूटन में है, उसमें अगर किलो न्यूटन में होगी ना बात, किलो न्यूटन में, तो आपका स्लोप हमेशा स्क्वायर में मिलेगी। पिछला क्वेश्चन देखो, डब्ल्यू एल स्क्वायर पॉइंट 2EI, यहाँ पर देखो वो कैपिटल डब्ल्यू था, कैपिटल डब्ल्यू एल स्क्वायर पॉइंट 6EI। ये डिफ्लेक्शन आपको क्यूब में चलेगा। पिछला क्वेश्चन देखो, डब्ल्यू एल के ओपन 3EI, वो कैपिटल था कि नहीं, और यहाँ पर भी कैपिटल है। और अगर स्मॉल है तो एक पावर ज़्यादा चलेगी। देखो स्मॉल डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 6EI, एल 4/6 है। तो आपको ऐसे कैसे ध्यान रख सकते हो? टोटल लोड के टर्म में तो स्क्वायर चलेगा और वैसे में क्या चलेगा? क्यूब चलेगा। मैं इसको मिटाता हूँ, तो आपका ये कंप्लीट के कारण कहाँ पर है? बी पॉइंट पर है, एंड पर है ये, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा? स्लोप डिफ्लेक्शन 0। मैं इसे मिटा देता हूँ, नेक्स्ट लिखता हूँ मैं, फोर्थ लिखेंगे अपन। फोर्थ जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको भाई आप अपने आप करेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो। जैसा मैंने सेकंड बताया था वैसे ही करेंगे। फोर्थ, कैंटिलीवर विद यूडीएल ओवर हाफ स्पान, आधे स्पान पर यूडीएल है। आधे पर कैसे है भाई? ए, सी और बी, L/2 L/2 EI बराबर कांस्टेंट। आधे पे लग रहा है, क्या करोगे? कुछ नहीं, वही ये तो यूं जाएगा, उसके बाद में ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा।
तो अब ये सारी चीज़ तो नहीं करोगे आप, तो ये जो डेल्टा बी होगा मेरा डेल्टा सी प्लस में एक्स के बराबर होगा। डेल्टा बी बराबर डेल्टा सी प्लस में थीटा सी इंटू में L/2, बस ख़त्म बात। तो आपको ये डिफ्लेक्शन पता है जो पिछले वाले पढ़ा था हमने WL³ अपॉन में 6EI और 8EI, तो आप ये अपने आप करेंगे भाई, फिर मैं कल आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद एक केस और देखेंगे इसका अगर ये UDL यहाँ पर लग रहा है, वो आपसे नहीं हो पाएगा, वो भी बताऊंगा कैसे करेंगे अपन। और फिर उसके बाद फिर अपन देखेंगे एक आध दो केस सिंपली सपोर्टेड के देख लेंगे, रिएक्शंस वगैरह कैसे। ठीक है भाई, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।